हेलो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनिमल हार्मोन्स। एनिमल हार्मोन्स कुछ रिलेटेड में प्लांट हार्मोन्स की तरह है, लेकिन जिस तरह प्लांट्स हार्मोन्स में कुछ अलग अलग काइंड्स के थे, जैसे नेचुरल भी थे और आर्टिफिशियल भी थे। इस केस में एनिमल्स हार्मोन्स के केस में हम लोग भी अलग अलग तरीक़ों से माइंड के ब्रेन के अलग अलग हिस्सों से निकलने वाले जो तहरीक भेजता है जिस्म अलग अलग किस्म के हार्मोन्स को एक्सक्रीट करने के लिए, हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। और ये एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये चैप्टर जो है थोड़ा बड़ा है। इसमें अब चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग अपने बॉडी पर अगर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें दो तरीके के फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन वो है जो कि फौरी तौर पर अंजाम देता है, खुद बॉडी उसको रेस्पॉन्ड करता है, हमारा निज़ाम एसाब उसको रेस्पॉन्ड करता है फौरी तौर पर। और कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो सुस्त तौर पर अंजाम पाते हैं। फौरी तौर का एग्जांपल दें तो वो होगा जैसे सांस का लेना, हमको इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होता है, निज़ाम एसाब इसको कंट्रोल करता है। दिल का धड़कना, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ग़िज़ा का चबाना और निगलना, ये निज़ाम एसाब के फौरी तौर पर होने वाले अमल में शामिल है। लेकिन कुछ अमल जो सुस्त तौर पर होते हैं, जैसे बालिदगी, ये सुस्त तौर पर होती है। तौलीद, ये सुस्त तौर पर होती है। मेटाबॉलिज्म, ये सुस्त तौर पर होती है। और गिल्टियों के रसों का खारिज होना, ये भी सुस्त तरीके का होता है। तो ये निज़ाम एसाब के जितने सारे फंक्शन हैं, इसको हम दो ब्रॉड हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक नंबर जो फौरी तौर पर है और दूसरा नंबर जो सुस्त तौर पर है। तो इसका एग्जांपल मैंने बता दिया। इसमें ये सारे अफ़ाल जो है एक दूसरे ही निज़ाम के ज़रिए कंट्रोल किए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक निज़ाम दिल का धड़कना है तो ये किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, या फिर हम लोग का खाना खाते हैं तो किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ जबड़े ही काम करते हैं। ये माइंड उसको रिस्पॉन्ड करता है और ये फंक्शन करते रहते हैं, और ये सैलाइवा वगैरह एक्सक्रीट करते हैं, और ये इन सब का अहम रोल है ग़िज़ा को चबाने में या फिर हज़म करने में। तो ये जो एंडोक्रीन ग्लैंड से जो इतने सारे अफ़ाल हैं, इतने सारे काम हैं, एक दूसरे निज़ाम के ज़रिए कंट्रोल करते हैं, और वो सिस्टम को कहते हैं एंडोक्रीन सिस्टम। एंडोक्रीन सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि ये एक केमिकल्स रिलीज़ होता है और जिस्म के एक हिस्से से निकलता है और दूसरे हिस्से को वो मैसेज देता है। जिस्म के एक हिस्से से निकलता है और दूसरे हिस्सों को वो मैसेज देता है कि ऐसा करो। ये जो केमिकल्स है उसी को हम आम ज़बान में या फिर टर्मिनोलॉजी बायोलॉजी की ज़बान में हम उसको हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन क्या है? ये केमिकल्स है। क्या काम करता है? ये जिस्म के एक हिस्से से खारिज होता है और दूसरे हिस्से पर वह पैगाम पहुंचा देता है कि ये तुमको ये करना है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ये जिल्द का डर, जब कोई खौफ होता है तो हम लोग जिल्द के इज़ा जो है रुआ जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है जो फौरी तौर पर होने वाले काम में। और पैर में कांटा चुभ गया तो हम लोग आंख से नहीं देखते हैं कि पैर में कांटा चुभ गया है, माइंड उसको रिस्पॉन्ड करता है और हम लोग देख लेते हैं। तो अगर इसकी तारीफ करें तो तारीफ इस तरह होगा कि हार्मोन वो नामियाती मुरक्कब है, नामियाती मुरक्कब यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो जिस्म के एक हिस्से से यानी एक खलिये से खारिज होकर, खलिये का एक मजमुआ है, उसी को उस हिस्से से खारिज होता है। और खारिज होने के बाद ये किस मीडियम से, अब पहुंचने के लिए एक मीडियम का होना ज़रूरी है। हम लोग हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं तो वो मीडियम है, एयर मीडियम। हम लोग जहाज़ में सब के दौरान जाते हैं तो वो पानी का मीडियम होता है। रोड एक मीडियम है, तो पहुंचने के लिए एक मीडियम का होता है। तो ये सवाल ये है कि हम लोग जिस तरह जाते हैं तो हर किस्म का मीडियम है, ये पहुंचता है तो इसका कौन सा मीडियम है? तो इसका रकीक मीडियम है, यानी लिक्विड मीडियम से गुजरता है। तो ये गुजरता है तो क्या एक हिस्से से निकलता है, दूसरे हिस्से में असरअंदाज हो जाता है। तो यही नामियाती मुरक्कब यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी को हार्मोन कहते हैं। डिफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद रोल्स ऑफ हार्मोन्स क्या है, इसमें हम लोग अभी चूंकि समराइज बनाने वाले हैं तो इसका डिटेल में हम लोग बहुत कम बात करेंगे। हम लोग जल्दी जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रोल्स ऑफ हार्मोन्स क्या है, तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिया, वही रोल्स ऑफ हार्मोन्स में चले आते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये केमिकल मैसेंजर है। केमिकल मैसेंजर ये क्या होता है
कि जिस्म के एक बॉडी से निकलता है, और मैसेंजर क्या काम करता है? मैसेंजर काम करता है कि एक सामान की चीज़ को दूसरे जगह तक पहुंचाता है, वो उसको मैसेंजर कहते हैं। चूंकि ये केमिकल है इसीलिए इसको केमिकल मैसेंजर कहते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि ये केमिकल कोऑर्डिनेटर है, इसको केमिकल कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं। मैंने ये दो इसके ब्रॉड फंक्शंस हैं। एक नंबर ये केमिकल मैसेंजर का काम करता है, दूसरा नंबर केमिकल कोऑर्डिनेटर का काम है। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन मतलब होता है तालमेल, एक अज़ू का दूसरे अज़ू के साथ तालमेल। हम लोग खाना खाते हैं तो ये ग़िज़ा ये जबड़े से उसको तोड़ते हैं, उसके बाद ये पेट में जाता है, उसके बाद जिस्म एंजाइम्स निकलकर वो हजम होता है। तो एक चीज़ को मुकम्मल करने के लिए बहुत सारे अज़ा का कोऑर्डिनेशन होता है, उस कोऑर्डिनेशन में इस हार्मोन्स का भी इसका हिस्सा होता है। तो ये एक केमिकल रेगुलेटर के तौर पर भी काम करता है, और ये केमिकल मैसेंजर भी है। एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रेगुलेशन। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन, जिल्द के रोगों का खड़ा हो जाना। जैसे कि मैंने कहा कि ये जिस्म के माइंड से, ये दिमाग के एड्रेनल नामी गिल्टी से एक केमिकल्स निकलता है, उसका नाम है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन तब निकलता है जब हम लोग किसी खौफ में होते हैं, या फिर कहीं गम, या फिर कहीं हज़नी तारी हो जाता है। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन ऑफ हज़न। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ये एड्रेनलिन निकलता है, इसमें हम लोग क्या होता है, इसमें हम लोग को डर लगने लगता है। डर कैसे लगता है कि हम लोग, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि रोंग का खड़ा हो जाना, ये एग्जाम्पल है। अच्छा, इसलिए कि ये चूँकि ये माइंड इस तरह से रिस्पॉन्ड करता है कि कुछ खतरा है, तो हम लोग का जिल्द जो है सिमट जाता है, और जैसे ही जिल्द सिमट जाता है इसका मतलब ये ख़तरे से बचाव के लिए एक इक़दाम है। ये अगर जिल्द का सिकुड़ जाता है तो जाहिर सी बात है, जिल्द जब सिकुड़ेगा तो रोए खड़े हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है ग्लूकोज का तवाज़न। ग्लूकोज का तवाज़न इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज बॉडी में दो प्रकार के काम करते हैं। एक नंबर यह है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम है, और कम हो जाए तब भी प्रॉब्लम है, जिसमें ग्लूकोज को मुनासिब तवाज़न दो हार्मोन्स की मदद से कायम रखा जाता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ दो हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि जिस्म में ग्लूकोज के तवाज़न को बरकरार रखते हैं। एक नंबर इंसुलिन और दूसरा नंबर ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में भी कई दफ़ा पूछा है कि व्हाट इज़ इंसुलिन एंड व्हाट इज़ ग्लूकागोन, एंड राइट अबाउट 3 फीचर्स ऑफ एंड 3 फंक्शंस ऑफ द इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इंसुलिन, हम लोग इन दोनों के बारे में आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ इसके हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन लबलबा से निकलता है और ये ग्लूकोज की मकदार को कम करता है। मान लीजिए आपके ब्लड में ग्लूकोज की मकदार ज़्यादा हो गई है तो माइंड रेस्पॉन्ड करेगा कि इंसुलिन खारिज करो, इसीलिए कि इसके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, उसको कम करने के लिए। और ग्लूकागोन तब खारिज होता है जब ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया, उसको बढ़ाने के लिए। तो नाम ही से समझ में आ रहा है, ग्लूकागोन माने ग्लूकोज और दे दो, और इंसुलिन मतलब कि वो कमी हो गई है उसको पूरा करना है। अभी इंसुलिन में मतलब कि ज़्यादा हो गया उसको कम करना है, और ग्लूकागोन में कम हो गया है ज़्यादा करना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हैज़ान, जैसे ही वो एड्रेनलिन फिर एक बार दोबारा आ गया, ब्लड का जो तवाज़ुन जो है, ब्लड प्रेशर, इसको ज़्यादा या कम करने के लिए जाहिर सी बात है उसमें ग्लूकोज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन ये भी इंपॉर्टेंट है। बीएमआर को भी कंट्रोल करता है। ये अलग अलग हम लोग एग्जाम्पल, उसके बारे में डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सर। हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बीएमआर। व्हाट इज द फुल फॉर्म बीएमआर, कई दफ़ा पूछ चुका है। बीएमआर का फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट, हम लोग जब आराम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो जिस्म का जो एनर्जी है उसको मेंटेन करके रखता है, और इसी को ही हम लोग बीएमआर कहते हैं या फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हार्मोन्स की खुसूसियात क्या है? तो हार्मोन्स की खुसूसियात, जितने सारे हार्मोन्स निकलते हैं उसकी खुसूसियात में से ये खुसूसियात ये है कि जानवरों में ये कीमियाई मादे जिस्म के कुछ खास किस्म की गिल्टियों में पैदा होते हैं, जिसको डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं, मतलब कि बेनली या फिर एंडोक्रिन भी कह सकते हैं। अच्छा,
उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, मैंने किसी से जाता है, जाहिर सी बात है ब्लड एक लिक्विड के तौर पर काम करता है, तो खून के जरिया ही ये जहाँ पर असरअंदाज, क्योंकि ये ब्लड जो पूरे जिस्म में रेगुलेशन करता है, तो अगर एक बॉडी से कोई हार्मोन्स निकलता है दूसरे दो बॉडी या बॉडी पार्ट पे उसको एक्शन दिखाना है, तो ये खून के रास्ते से ही सफ़र करेगा। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, हमेशा ब्लड होगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमेशा ब्लड होगा। केमिकल नेचर क्या होता है, केमिकल नेचर में इसमें देखा गया कि इसमें प्रोटीन भी होते हैं, पेप्टाइड्स भी होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी होते हैं और आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड भी होते हैं। तो ये सब जो है क्या केमिकल नेचर है, एग्जाम में कभी नहीं पूछता है, लेकिन अगर नॉलेज के लिए पढ़ना है तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत सारे ग्रुप्स में भी इसको बांटा गया है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। फंक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं, इसके फंक्शंस क्या क्या। अब जाहिर सी बात है कि ये टारगेट ऑर्गन को ये जिस पर असरअंदाज होना उसको टारगेट ऑर्गन कहते हैं। तो ये टारगेट ऑर्गन को टारगेट करेगा, जहाँ से निकला है वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर असरअंदाज होना है, जिसको मुताशिर करना है, उसको टारगेट ऑर्गन कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, फेट ऑफ हार्मोन्स। फेट ऑफ हार्मोन्स क्या है, हार्मोन किसी खास काम के वक्त पैदा होते हैं और अपना काम अंजाम देने के बाद ये जिस्म से खारिज होते हैं। ऐसा नहीं कि वो जमा रहेंगे, रुके हुए रहेंगे, बिल्कुल नहीं, ये जमा रखना पॉसिबल नहीं है। ये इंस्टेंट वर्क करते हैं, इंस्टेंट काम अंजाम देते हैं, जिस तरह मैंने ताज़ा ताज़ा बोलने का मतलब ये ताज़ा ताज़ा बस। उसके बाद जो है फीडबैक कंट्रोल क्या है, एक हार्मोन के अखराज को कंट्रोल करने के लिए अक्सर दूसरे हार्मोन का सहारा लिया जाता है और इसी को कहते हैं फीडबैक कंट्रोल, और इसमें कुछ भी नहीं है। इस पूरे पेज में इतना ही इम्पोर्टेंट था कि फीडबैक कंट्रोल क्या है, ये पेज नहीं, ये फीडबैक कंट्रोल के अंदर जो भी लिखा हुआ है, एक हार्मोन के अखराज को कंट्रोल करने के लिए अक्सर दूसरे हार्मोन का सहारा लिया जाता है, दूसरे हार्मोन्स का हेल्प ली जाती है, उसको फीडबैक कंट्रोल कहते हैं। ये दो किस्म के हो सकती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये इस केस में हो रहा था, जब ब्लड का जो में ग्लूकोज ज़्यादा हो जा रहा था या कम हो जा रहा था, तो उसको एक बार कम भी किया जा सकता है अगर ज़्यादा हो गया तो, और ज़्यादा भी किया जा सकता है अगर कम हो गया है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हर केस में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर किसी चीज़ में ज़्यादा हो गया या कम हो गया, जैसे कि खून में थायरॉक्सिन हार्मोन की मिकदार नॉर्मल से कम हो जाती है और कभी ज़्यादा हो जाती है, तो इन दोनों के केस में हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को कंट्रोल करते हैं। ज़्यादा हो जाती है, नेगेटिव हो गया, कम हो गया है, उसको बढ़ाना है, पॉजिटिव हो गया, तो ये यही फ़र्क है और ज़्यादा नहीं। इंसान की बेनली गिल्टियों का निज़ाम, माने ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, इसमें देखिएगा कि वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब जो है। ये तो सारा नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, बट आहिस्ता आहिस्ता ये याद हो जाएगा, एक टाइम में याद नहीं होगा। हम लोग एक ही बार में इसको बैठकर याद नहीं कर सकते हैं, आहिस्ता 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 रोज़ाना एक एक बार इसको, अगर एक नाम रोज़ाना याद करते हैं तो ये 10 नाम यहाँ पर है, यानी 10 दिन में मुकम्मल हो जाएंगे। और सिर्फ नाम ही याद नहीं रखना है, इस नाम के साथ इसके लोकेशन क्या है, इसके फंक्शन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, और ये कहाँ से निकलता है ये भी इम्पॉर्टेंट है, और इसका फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है। कहीं कहीं पे इससे निकलने वाले बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं और इसके शॉर्ट फॉर्म दिए रहते हैं, जैसे MRH, SRH, PIH, PRH, ये इसका फुल फॉर्म जो है कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो हम लोग जो है बेनली गिल्टियों में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मालूम है कि ये ब्रेन का पार्ट है, ये हम लोग इसके बाद वाले जो चैप्टर है नर्वस सिस्टम में, अगर वक्त मिला तो वहाँ पर भी हम लोग बहस करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। लेकिन यहाँ पर बेतौर ग्लैंड्स का इखराज होना, हाइपोथैलेमस का क्या रोल है, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, थायरॉयड ग्लैंड क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स क्या है, थैलेमस क्या है, थाइमस क्या है, एड्रेनल क्या है, पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज, ये सब हम लोग जो है वहाँ से खारिज होने वाले हार्मोन्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जिस तरह के नाम में ये डिटेल में मौजूद है कि ये एंडोक्राइन सिस्टम है, तो एंडोक्राइन सिस्टम में ये 10 नाम याद रखने होंगे। और ये यहाँ पर जो है यहाँ पर एक पिक्चर में दिखा चुका है कि यहाँ पर जो नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये नाम जो है बॉडी के किस किस जगह पर है ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस क्या है, इसका लोकेशन सबसे पहले समझना है।
जैसे मालूम है कि ये एक दिमाग के एक हिस्सा का एक खास हिस्सा है। हाइपोथैलेमस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। तो इसमें क्या है, इसको मास्टर कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मास्टर कोऑर्डिनेटर किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं। और ये दिमाग के निचले हिस्से में थैलेमस के ठीक नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड से मुंसलिक होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट बगल में होता है और उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसको मास्टर कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं। कोऑर्डिनेटर जस्ट हम लोगों ने प्रीवियस में पढ़ लिया, अगर भूल गए तो फिर दोबारा प्ले कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ से क्या कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, यहाँ से ये सभी नाम तो एक टाइम में याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके याद हो जाएगा, नो डाउट। इसके बाद जो है GHRH, GHIH, CRH, ये 1 2 3 4 नाम जो है सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि एग्जाम में अगर आया कि हाइपोथैलेमस के बारे में लिखो एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, तो इसको हम लोग जाहिर सी बात है 1 2 नाम तो ज़रूर याद रखेंगे ताकि हम लोग इसको एक्सप्लेन करने में उस नाम को यूज़ कर सकें। तो 1 2 नाम कम से कम जो है इसको याद रखेंगे। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्से से किसी हार्मोन्स की को खारिज करने या एखराज को रोकने का सिग्नल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हाइपोथैलेमस 2 और अहम हार्मोन्स का एखराज करते हैं। तो ये 2 का नाम जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना कि ये जो हाइपोथैलेमस है 2 और मैंने इससे पहले भी जो बयान किया गया वो भी हाइपोथैलेमस से ही निकल रहा था, लेकिन इसके अहम कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम अंजाम देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन अंजाम देते हैं, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो उस ज़्यादा वाले इंपॉर्टेंस में ADH और ऑक्सीटोसिन है। ADH और ऑक्सीटोसिन यहाँ पर दिखा रखा है कि हाइपोथैलेमस जो है कहाँ पर है, यहाँ बॉडी का जो है ब्रेन का इस पार्ट में जस्ट मिडिल में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो हाइपोथैलेमस है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि हाइपोथैलेमस जस्ट 1 2 3 इसके ज़्यादा हर एक डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़नी है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जितने सारे ग्लैंड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंस बोलें तो ये इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं और उन तमाम हार्मोन्स के फीचर्स, उसकी ज़्यादा एखराज हो जाए तो वो क्या प्रॉब्लम होगा, कम एखराज हुए तो क्या प्रॉब्लम होगा, डिफरेंट डिसीज़ के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसका दूसरा नाम पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम भी जाहिर सी बातें हो सकता है, तो इसको कहते हैं हाइपोफिजिस। तो इसमें जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का एक दूसरा नाम है, तो इसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो हाइपोफिजिस। अच्छा, इसका लोकेशन क्या होगा, जैसे लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि मैंने दिखाया, तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और स्ट्रक्चर भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन हम लोग फिर भी पढ़ने वाले हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड बेहद छोटी, बहुत छोटी होती है, ग्राम में भी उसका जो है मास होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। और जो है इसमें क्या होता है कि ये गिल्टी 3 हिस्सों में बटी होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको ये गिल्टी के ये 3 हिस्सों में, जैसे कि इसका वजन किया जाए, अगर इसको वजन तो नहीं बोलेंगे, ये फिजिक्स का टर्म में हम लोग जो है मास वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वजन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है, 3 अहम हिस्से हैं। इसको तीनों अहम हिस्से से डिफरेंट हार्मोन्स निकलते हैं और इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले अगला हिस्सा, वस्ती हिस्सा और पिछला हिस्सा। अगला हिस्सा, अगले हिस्से से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, उसके डिफरेंट फंक्शन है। वस्ती यानी बीच वाले हिस्से से अलग हार्मोन्स निकलते हैं, उसके अलग फंक्शन है। और पिछले हिस्से से डिफरेंट हार्मोन्स निकलते हैं जिसके भी अलग हिस्से हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूछता है कि मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं हम लोग मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। जितना हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं उतना हार्मोन्स किसी और ग्लैंड से नहीं निकलते हैं, और ज़्यादा निकलना मैटर नहीं है, ये निकलने के बाद जो इम्पोर्टेंट फंक्शन अंजाम दिए जाते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके बाद ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्से से कौन कौन से हार्मोन्स हैं, ये STH, अलग अलग एक चार्ट भी बना सकते हो कि अगले हिस्से से कौन सा है, STH, TSH और ACTH, GTH, ये सब सारे हार्मोन्स इंपॉर्टेंट। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड हर एक हार्मोन इंपॉर्टेंट है, और जो है GTS भी इम्पॉर्टेंट है। इसके पिछले हिस्से से हम लोग ADH, ऑक्सीटोसिन खारिज करते हैं। जैसे ADH और ऑक्सीटोसिन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से से। उसके बाद हम लोग जो है अगले हिस्से की बात करते हैं।
एक बारी बारी करके अगला हिस्सा पिछला हिस्सा देखेंगे हम लोग। अच्छा, तो सबसे पहले अगले हिस्से से, उसके बाद हम वस्ती में आएंगे, उसके बाद पीछे की तरफ आएंगे। तो अगले हिस्से से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? एसटीएच, फुल फॉर्म क्या है? सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इसका दूसरा नाम है। ये कहाँ से निकलता है? जैसे कि ऊपर हेडिंग है, अगले हिस्से से निकलता है। और ये हार्मोन जो है क्या, बालिदगी को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये बालिदगी को कंट्रोल कर, अब जाहिर सी बात है ये ज़्यादा अखराज हो जाएगा तो आदमी का कद बड़ा हो जाएगा, और अगर कम अखराज होगा तो आदमी का कद छोटा हो जाएगा। अगर बड़ा होगा तो इसको जेंटिज्म कहते हैं, छोटा हो जाएगा तो इसको ड्वार्फिज्म कहते हैं। तो ये सब जो छोटा बड़ा का फंक्शन है, हाइट में बड़ा हो गया, छोटा हो गया, तो ये फंक्शन है एसटीएच का, माने सोमेटोट्रोफिक हार्मोन का। कहाँ से निकलता है? ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से हिस्से से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले हिस्से से निकलता है। क्या रोल अंजाम देता है? ये रोल अंजाम देता है जिस्म में जो बालिदगी होती है उसको कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक ही है, वो है एसटीएच, जिसको कहते हैं सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी हार्मोन्स रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का एक और नाम है, उसको कहते हैं थायरोट्रोपिन। थायरोट्रोपिन हर एक का दूसरा नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इसका क्या काम है? ये इसको खारिज करता है, थायरोक्सिन को खारिज करता है, आयोडीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये आयोडीन का मेटाबॉलिज्म जो है ये हमारे जिस्म को अगर एक जिसको हेल्दी पीपल कहते हैं तो उसमें थायराइड का भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है टीएसएच। इसका फुल फॉर्म क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 3 नंबर की बात करें तो इसको एसीटीएच कहेंगे। एसीटीएच का मतलब है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एसीटीएच। अब इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन ये है कि सबसे पहले हम लोग बात करें ये कहाँ से निकलता है। जाहिर सी बात है ऊपर में हेडिंग दिया जा चुका है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अगले हिस्से से निकलता है। तो इसका फंक्शन क्या है? ये एड्रेनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक हिस्से से एड्रेनल को कोर्टिकल हार्मोन के अखराज को कंट्रोल करता है। जो एड्रेनल कोर्टिकल हार्मोन्स भी है, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, एड्रीनल कोर्टिको हार्मोन्स के जो अखराज हैं उसको कंट्रोल करने वाला है एसीटीएच, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। और आगे बात करते हैं 4 नंबर हार्मोन्स में जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अगले हिस्से से खारिज होता है, वो है जीटीएच, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक, इसको गोनाडोट्रोपिन भी कहते हैं। इसमें आप लोग बात करें तो ये हार्मोन जो है मर्द और औरत के जिनसी एजा यानी गोनाड्स की कारकर्दगी को अंजाम करता है, और ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले से। अब जाहिर सी बात है बार बार अगला हिस्सा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अगले हिस्से का ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें जो है एफएसएच और एलएच, ये 2 नाम जो है हमेशा याद रखना, एफएसएच और एलएच। अब एफएसएच की बारे में बात करें, एफएसएच क्या है? ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट जो है टीएसएच था, एसटीएच था, एड्रोनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन था, और गोनाडोट्रोपिक भी कुछ हद तक है, कभी कभी बहुत कम पूछता है ये। तो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये लेडीज से रिलेटेड है, एस्ट्रोजेन नामी हार्मोन्स को खारिज करता है। और उसके बाद जो है अगर जेंट्स के टर्म में देखें तो ये